Good morning student. Welcome to SUI ऑनलाइन क्लास 6 हिंदी मीडियम में हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ 1 सूखी सुमन से नामक कविता का साक्षर वाचन करते हुए व कठिन शब्दों का निवारण करते हुए मैं आपको व्याख्या समझाऊंगी। पाठ 1 सूखी सुमन से नामक कविता महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। इस कविता में इन्होंने एक कली के बारे में, पुष्प की जो कली होती है उसके बारे में बताया है कि कली किस प्रकार उपवन में जब वह शैशवावस्था से अर्थात बचपन से जब वो बड़ी होती है तो कैसा वह प्रतीत करती है, वह क्या क्या चीजें उसके सहयोग में आती हैं। पहला पैराग्राफ है, था कली के रूप में शैशव अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहा है कि था कली के रूप में शैशव, अर्थात जो पुष्प होते हैं, जो पुष्प से पहले जो कली होती है वह किस प्रकार, किसके रूप में है, बच्चे के रूप में है। अहो सूखे सुमन, पूरे जो उपवन है, जो बगीचा है, वहां पर वह एक कली सिर्फ बच्चे की भांति है। मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन, जब वह कली मुस्कुराती तो वह कैसे, किसके माध्यम से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसको हवा, पवन का अर्थ है हवा, अंक का अर्थ होता है गोद, तो वह हवा अपने गोद में लेकर के उस कली को हंसा रही हो। खिल गया जो पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवन, और जब वह कली पूर्ण रूप से खिल गई है, वह सुकोमल जो कली थी जब वह खिल गई है उस वन में, सुकोमल पुष्पवन, और वह सहज बिल्कुल कोमल रूप धारण करके पुष्प की आकृति में बन गया है। क्षुब्ध मुग्ध के हेतु मंडराने लगी आकर भ्रमर, अर्थात तो जब वह कली पुष्प के रूप में परिवर्तित हुई तो उसके ऊपर भौरा, भ्रमर का अर्थ है भौरा, मंडराने लगी, अर्थात उस पुष्प के ऊपर खुशी के कारण वो भौरा मंडरा रहा था। स्नग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, स्नग्ध का अर्थ होता है चिकना, चिकनी, तो वह चिकनी किरणें चंद्र की शीतल किरणें तुझको हमेशा हंसाती थी। रात तुझ पर बारती थी मोतियों की संपदा, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे रात्रि जो है वह उस कली के अर्थात वो पुष्प के ऊपर मोतियों की संपदा को बार रही हो, अर्थात लुटा रही हो। लोरियां गाकर मधु निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरना तुझे। ऐसा लग रहा है जब भौरा उसके ऊपर मुड़रा रहा है फूल के ऊपर, तो उसकी आवाज ऐसे लगती है जैसे वह लोरी गा रहा हो, निद्रा विवश करते हुए और नींद के लिए प्रेरित कर रहा हो। यत्न माली का रहा आनंद से भरना तुझे, और माली यत्न करता है कि यत्न का अर्थ यहाँ है प्रयास से, वह क्या प्रयास कर रहा है कि जो पुष्प, जो कली है पुष्प की, उसको फूल बनाने के लिए वह उसमें खाद देता है, पानी देता है और उस कली को पुष्प में परिवर्तित करने में सहायता करता है। कर रहा था अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। प्रस्तुत पंक्ति में बताया जा रहा है कि कर रहा था अटखेलियां, वह वहां पर जो खेल रहा था इस तरीके से इतरा रहा था कि जैसे उस वन में उसे ये नहीं मालूम कि उसका अंत किस प्रकार से होगा, यह उसके ध्यान में नहीं था। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजु मुरझाया हुआ। इन पंक्तियों का अर्थ है कि सो रहा तू धरा पर, जब वह पुष्प सूख कर तेज हवा से धरती पर गिर गया तो उसमें जो सुगंध थी वह उससे विलुप्त हो गई, अर्थात उसमें सुगंध नहीं रही और वह धरती पर मुख मंजु मुरझाया हुआ, जो वह पुष्प है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह पीड़ा के कारण धरती पर मूर्छित पड़ा हुआ है, अर्थात वह पुष्प की अब कोई वहां पर गरिमा दिखाई नहीं दे रही थी। धन्यवाद छात्रों, आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में यह कविता जारी रखूंगी।
Hello students, I am English teacher from Shivaji Group of Institutions. Today I am going to explain you chapter first. So listen me carefully. Chapter first. The chapter name is Anansi in a fix. Means Anansi एक संकट में, प्रॉब्लम में. In the old days there were two villages in Africa. पुराने समय में अफ्रीका में दो विलेजेस थे, अपर विलेज एंड लोअर विलेज. एक का नाम अपर विलेज था, दूसरे का नाम लोअर विलेज था. ओल्ड अनांसी डिड नॉट नो टू विच वन ही बिलोंग. ओल्ड अनांसी को ये नहीं पता था कि वो उन दोनों में से किस विलेज से बिलोंग करता है. ही वुड रन वन विलेज टू अदर. वो हमेशा एक विलेज से दूसरे विलेज की ओर भागता रहता था, hoping that he could get something. इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई दिन उसे कुछ मिलेगा. He ate their food, joined in their songs and dances and merrymaking and had fun. He was the trickster, that was the way he was. अब जो अनांसी था वो उन लोगों के साथ खाने पर जाता था, उनके साथ डांस करता था, उनके साथ पार्टी ज्वाइन करता था. वो एक ट्रिकस्टर था और वो ये पता लगाने की कोशिश में लगा रहता था कि कैसे पता चले कि वो किस विलेज से बिलोंग करता है. One day there was a feast in the upper village as well as the lower village on the same day. एक दिन अपर विलेज में एक फीस्ट थी और सेम उसी दिन लोअर विलेज में भी फीस्ट थी. That put poor Anansi in a fix. अब इस बात ने अनांसी को प्रॉब्लम में डाल दिया, संकट में डाल दिया. He wanted to go to both feast. वह दोनों जगह जाना चाहता था. What shall I do? अब वो सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए. Cried Anansi, I can't be in two places at the same time. It's too bad. उसने सोचा मैं एक समय पर दो जगहों पर कैसे हो सकता हूँ और यह बहुत बुरा है. Students, I think that's all for today. I will continue this class in my next video. So students, thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. Myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. 6th क्लास के हिंदी मीडियम के बच्चों का इस क्लास में स्वागत है. तो इस क्लास में बच्चों चैप्टर फर्स्ट है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं. तो सबसे पहले हमको ध्यान देने की जरूरत है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं. प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके माध्यम से या जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं, तो इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये आगे तक अनलिमिटेड होती हैं. प्राकृतिक संख्याएं समझ गए होंगे. प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 और आगे तक लिखते चले जाएं, ये अनलिमिटेड होती है. पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम 0 लिख दें या ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याओं में कन्वर्ट हो जाती हैं या बदल जाती हैं. तो जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ये भी अनलिमिटेड होती हैं. तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आप समझ गए होंगे. अब संख्याओं को लिखने की पद्धतियां, संख्याएं कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, तो पद्धतियां हमारे पास दो तरीके की प्रचलित हैं. नंबर 1 राष्ट्रीय पद्धति और नंबर 2 अंतरराष्ट्रीय पद्धति. राष्ट्रीय पद्धति में इकाई सबसे नीचे वाले अंक को क्रम से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं, लेफ्ट साइड की ओर. तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब और मील. ये हमारी राष्ट्रीय पद्धति है.
अब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में देखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर इसके बाद आएगा 100,000, 100,000 के बाद आएगा मिलियन। यानी 100,000 हम किसको कहते थे? 1 लाख को, और मिलियन 10 लाख को। फिर 10 मिलियन करोड़ को, यानी 1 करोड़ को हम 10 मिलियन कहते हैं। और 100 मिलियन 10 करोड़। फिर अरब को बिलियन कहते हैं। फिर इसी तरीके से 10 बिलियन को 10 अरब कहते हैं, 100 बिलियन को खरब कहते हैं। और फिर है ट्रिलियन, तो 10 खरब को ट्रिलियन कहते हैं और नील को 10 ट्रिलियन कहते हैं। इनमें से केवल जीरो याद रखने की जरूरत है। जैसे इकाई में एक भी जीरो नहीं होगा, केवल 1 होगा। फिर दहाई में 10, यानी 1 के नीचे 1 जीरो। सैकड़े में 1 के नीचे 2 जीरो, 1000 के नीचे 3 जीरो, और 10,000 के नीचे 4 जीरो, लाख के नीचे 5 जीरो, 10 लाख के नीचे 6 जीरो, करोड़ के नीचे 7 जीरो, 10 करोड़ के नीचे 8 जीरो, अरब में 9 जीरो, और 10 खरब में 10 जीरो, खरब में 11 जीरो, और 10 खरब में 12 जीरो, और नील में 13 जीरो होंगे। यानी अंकों का सिस्टम भी इस तरीके से होगा। तो बच्चों, अब इतना जानने के बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसी में एक्सरसाइज नंबर 1.1 चलते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, दी गई प्रत्येक संख्या को अंकों में लिखिए। दी गई प्रत्येक संख्या को अंकों में लिखिए। अंकों में लिखिए। अंकों में लिखने के लिए इसमें पहले वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, तो हम तीसरा पार्ट आपको बता दें। थर्ड पार्ट में है 73,910,000। 73,910,000। 910,035। तो अब हमको 73 मिलियन तक नोट करना है। तो नोट करने के लिए पहले हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर 100,000, 100,000, और फिर मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। तो 73 मिलियन, यानी मिलियन के आगे 10वां है, दहाई में 7 होगा, तो 73, तो 10 में तो हो गया 7, और मिलियन में हो गया 3, तो हो गया 73,910,000। तो 910,000, 1000 के सामने 0 हो गया क्योंकि 10 था, 10,000 के सामने 1 हो गया, 100,000 के सामने 9 हो गया। तो 73,910,000। अब इसके बाद है 35, तो सैकड़ा नहीं बोला जा रहा है, तो इसकी जगह में 0 लिख देंगे, और 3 दहाई हो गया, और 5 इकाई हो गया। तो इस प्रकार से अंकों में लिख गया 73 मिलियन
910,035 शायद आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप पहला दूसरा और चौथा पांचवा पार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका अंतरराष्ट्रीय मान प्रणाली के अनुसार मान प्रणाली के अनुसार निम्न संख्याओं को पुनः लिखिए। निम्न संख्याओं को पुनः लिखिए। तो इसमें भी बच्चों 4 पार्ट हैं, नहीं इसमें 3 पार्ट हैं। तो इसका पहला पार्ट है 43 लाख, पहला पार्ट 43 लाख 3,072 43,03,072। अब इसको लिखने के लिए पहले तो हम राष्ट्रीय प्रणाली में देखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब चूंकि 43 लाख है तो 10 लाख तक हम लिख देंगे। तो 43 लाख 10 लाख के सामने तो 4 हो गया और लाख के सामने 3 हो गया। 3,000 तो 10,000 नहीं बोला जा रहा तो यहाँ 0 हो गया, 1000 के सामने 3 लिख देंगे। 3,072 सैकड़ा नहीं बोला जा रहा, 0 लिख देंगे और 7 और 2 हो गया। 43,03,072। अब इस संख्या को हमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है। तो 4, 10 लाख के सामने 4 है, इसलिए ये क्या हो गया, 10 लाख को क्या कहते थे, मिलियन। तो 4 मिलियन 3,000 देखो 3,000 हजार के सामने 3 है ना, तो 3,003 और 72 तो 72। 4,03,072। तो इस प्रकार से इस संख्या को भी अंतरराष्ट्रीय में लिखे। पहले तो ये राष्ट्रीय हो गया, फिर अंतरराष्ट्रीय में हो गया। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। A very good morning, students. Myself, Aarti Avle, Geography teacher of Shivaji Group of Institution. बच्चों, मैं आपको आज क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 1 सौर मंडल को समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों बात करते हैं कि सौर मंडल होता क्या है। पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। सौर मंडल में एक तारा, 8 ग्रह और 166 उपग्रह हैं। तारा क्या है? सूर्य। ग्रह बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण और वरुण। और कितने उपग्रह हैं? 166 उपग्रह हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एक गर्म गैस का गोला है जिससे सौर मंडल में तापमान और प्रकाश बना रहता है। सूर्य के करीब एक लाल
बोमन, जिसे बोना तारा कहते हैं और जिसे किस नाम से पुकारा जाता है बच्चों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से पुकारा जाता है। ये तारा क्या होता है? सूर्य के करीब एक तारा है जो 43 प्रकाश वर्ष दूर साधन है और जिसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन का गोला है, विशाल गोला है। ज्यादातर उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा करता है और इस परिक्रमा को करने में सूर्य को 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं और सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकंड से परिक्रमा करता है और सूर्य अपनी जगह से नहीं घूमता। अब हम दूसरे ग्रह की बात करने जा रहे हैं, बुध ग्रह। यह ग्रह सूरज से पहले स्थान पर आता है तथा सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, जो सभी ग्रहों से बहुत तेज है। बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता और बुध ग्रह को हम सूर्यास्त होने से पहले खुली आंखों से देख सकते हैं। बुध ग्रह पर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। तो बच्चों ये सबसे छोटा ग्रह होता है और इस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, जो सभी ग्रहों से बहुत तेज है और इस ग्रह को हम लोग सूर्यास्त होने से पहले खुली आंखों से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्रह की बात करने जा रहे हैं, शुक्र ग्रह। यह ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है। इस ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा लगाने में 224.7 दिन लगते हैं। शुक्र का अपना कोई ग्रह नहीं है। इस ग्रह को भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जो बहुत है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। तो बच्चों शुक्र ग्रह क्या होता है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या होता है? बुध ग्रह। अब बच्चों मैं पृथ्वी ग्रह के बारे में बात करने जा रही हूँ। पृथ्वी सूरज से तीसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन उपस्थित है। तो बच्चों पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पे हमें जीवन दिखाई देता है। पृथ्वी को अपनी जगह घूमने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी पर 77% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं, मंगल ग्रह। यह ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर आता है। मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 1 साल 322 दिन का समय लगता है। मंगल ग्रह के अपने 2 उपग्रह हैं जिनके नाम क्या है? फोबस और डाजमस। तो ये क्या है बच्चों? मंगल ग्रह के अपने 2 उपग्रह हैं और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आपको पता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह में लाल मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बच्चों? टाइमन उपग्रह। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइमन उपग्रह। नाउ नेक्स्ट ग्रह की हम बात करते हैं, अरुण ग्रह। यह सूर्य से 7वें स्थान पर आता है। इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 84 घंटे लग जाते हैं। यह ग्रह अपनी परिक्रमा कैसे पूरी करता है? लुढ़कते लुढ़कते पूरी करता है। इस ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। तो बच्चों, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। अब हम लास्ट ग्रह की बात करने जा रहे हैं, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सूर्य से 8वें स्थान पर आता है। सूर्य का चक्कर लगाने में 60,190 दिन का समय लगता है, जो सभी ग्रह में सबसे ज्यादा है। यह ग्रह देखने में बच्चों कैसा लगता है? नीला लगता है, क्योंकि इसी कारण इस ग्रह को बर्फीला गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह का औसतन तापमान 200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस ग्रह को क्या कहा जाता है बच्चों? बर्फीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो बच्चों, ये सभी ग्रहों के बारे में मैंने बताया था कि हमारे सौर मंडल में एक तारा यानी सूर्य, 8 ग्रह यानी बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण और वरुण और 166 उपग्रह हैं। Now that's all for today. Thank you for attending the class. Myself Rakesh Kumar, science teacher of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। इस क्लास में चैप्टर फर्स्ट, भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो भोजन क्या है? तो प्रत्येक जीवधारी, भोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। भोजन प्रत्येक जीवधारी या इंजन आदि को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन भी प्राप्त होती है। अब भोजन के कार्य, भोजन के क्या कार्य हैं? भोजन के कार्य हैं, भोजन के निम्नलिखित कार्य हैं। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 2, यह हमारे शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता करता है। नंबर 3, यह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। अब भोजन के अनुसार प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शाकाहारी और नंबर 2 मांसाहारी। शाकाहारी किन्हें कहते हैं? शाकाहारी वे जंतु हैं जो केवल वनस्पतियों या वनस्पतियों के अवशेषों पर जीवित रहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो पेड़ पौधों जैसे फल, फूल, सब्जी आदि पर निर्भर रहने वाले शुद्ध शाकाहारी होते हैं। अब शुद्ध शाकाहारी जंतुओं के लक्षण। शाकाहारी जंतुओं के सामने के दांत काटने वाले होते हैं, ताकि तेज व नुकीले होने के कारण वो भोजन को काट सके। नंबर 2 पिछले दांत चबाने व पीसने वाले होते हैं तथा चौड़े व शक्तिशाली भी होते हैं। नंबर 3 गाय, ऊंट जैसे शाकाहारी जंतुओं में पहले से निगले हुए भोजन को पुनः अपने मुंह में वापस ला करके चबाने की क्षमता होती है, जिसको जुगाली कहते हैं। ये
जो जितने भी पशु हैं ये पहले अपने भोजन को जल्दी से स्टमक में ले जाते हैं, क्योंकि इनके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद जब वो रेस्ट में जाते हैं तो बैठकर अपना उस भोजन को बाहर मुंह में लाते हैं, इसके बाद फिर चबाते हैं। इस क्रिया को जुगाली करना कहते हैं। अब मांसाहारी नंबर 2 में, मांसाहारी जो जंतु मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे चीता, गिद्ध, कौवा भी मांस खाता है, बाज, भेड़िया आदि। मांसाहारी जंतुओं के दांत नुकीले होते हैं एवं पंजों से अपने शिकार को फाड़ देने की क्षमता होती है। उनके पंजों में बहुत सारे बड़े बड़े नेल्स या नाखून पाए जाते हैं, जिनके कारण वो किसी भी शिकार को फाड़ सकते हैं और फाड़ कर खा लेते हैं। तो मांसाहारी जंतुओं के लक्षण, मांसाहारी जंतुओं के लक्षणों में तो शेर और चीते जैसे मांसाहारी में दांत मांस को फाड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं जिनसे वो मांस को या फाड़ देते हैं और फाड़ने के बाद फिर उसको निगलते हैं। तो मांसाहारी पक्षियों जैसे बाज आदि में, बाज है, चील है और गिद्ध है, इनमें जो चोंच होती है तो प्रकृति ने इनको मांस खाने के लिए चोंच आगे की ओर बढ़ा करके पैनी और नुकीली बनाई है, जिससे उनको भोजन को पकड़ने और खाने में आसानी रहती है। गिरगिट और मेढक जैसे मांसाहारी को जीव, गिरगिट या मेढक जैसे मांसाहारी जंतुओं को प्रकृति ने कुछ अलग व्यवस्था दी है। जैसे मेढक की जीभ आगे की ओर जुड़ी होती है और पीछे की ओर मुड़ी होती है और 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो जैसे ही वो शिकार के पास जाता है वो तुरंत ही अपनी जीभ को बाहर निकालता है और ऐसे करके पकड़ लेता है और फिर से वो अंदर ले जाता है, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। शार्क जैसी मांसाहारी मछलियों के विभिन्न प्रकार के छोटे नुकीले व तेज दांत होते हैं, जो कि मांस के टुकड़ों को चीरने फाड़ने में सहायता करते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Hello everyone, this is computer class, chapter number 1, computer programming. बच्चों, आप सबको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो डेटा प्रोसेस का कार्य करती है। किसका काम करती है वो? डेटा प्रोसेसिंग। यानी कि जो भी हम लोग कंप्यूटर में डेटा दे रहे हैं, डेटा का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो भी नंबर्स दे रहे हैं, अल्फाबेट दे रहे हैं, वीडियो, इमेज, एवरीथिंग जो कुछ भी दे रहे हैं वो हमारा कंप्यूटर उसको एज अ डेटा ले रहा है, ठीक है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। इसलिए हम लोग मतलब उस पर वो कार्य, प्रोसेसिंग मीन्स हुआ उस पर कार्य करता है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर में जो भी हम लोग डेटा देते हैं, यहाँ पर हमको बहुत डिटेल में ये नहीं पढ़ना है कि आपका जो एलिमेंट्री कंप्यूटर है वो है क्या। यहाँ पर आता है अब प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर में जो भी हम लोग वर्क कराना चाह रहे हैं या कुछ भी जो भी काम कराते हैं, उसके लिए हमको कंप्यूटर में निर्देश देने पड़ते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम किसे कहते हैं?
निर्देशों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है वो प्रोग्राम कहलाता है। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख दे रही हूं। निर्देशों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है। विशेष कार्य को करता है प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है कि ये प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्राम लिखने की जो तकनीक है, हम लोग किस तरह से प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, वो आपका प्रोग्रामिंग कहलाता है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्रामर। व्हाट इज प्रोग्रामर? प्रोग्रामर क्या होते हैं? जो प्रोग्राम लिखता है उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, मैं प्रोग्रामिंग लिख रही हूँ, तो आई एम अ प्रोग्रामर। अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप एक प्रोग्रामर हैं। क्लियर? तो जो प्रोग्राम, जो यूजर प्रोग्राम लिखता है, या यूजर लिखे या हम लोग लिखें, लिखता है, प्रोग्रामर कहलाता है। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामर क्या होते हैं। ये तो सिंपल सी, पर हम लोगों को इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग करने से पहले हमको ये प्रोग्रामिंग जब हम लोग करेंगे तो कोई ना कोई हम लोग भाषा का, कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज करेंगे, क्योंकि हम सबको ये पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है। वो हम लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी, तो वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में कितनी तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हम लोगों को पहले लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग भाषाएं कितनी तरह की होती हैं। प्रोग्रामिंग भाषा, कंप्यूटर भाषाएं कितनी तरीके की होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। कंप्यूटर में 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब आपको पढ़ना इसमें क्या है कि ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लो लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट इज machine language and the second is assembly language। लो लेवल लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब बारी आती है कि ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको पीडीएफ में ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। अब आप इसमें ये देखिए कि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर की मेन बेसिक लैंग्वेज यही होती है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज में
मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर जो है केवल सिर्फ 0 और 1 पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? 0 और 1 पर ये आधारित लैंग्वेज है। पहली चीज तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन पर निर्भर भाषा है। मशीन पर निर्भर भाषा है। दो चीजें ये हो गई। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि इसमें अब आप जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं, जब वो कंप्यूटर में हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो 0 और 1 के फॉर्म में, तो प्रोग्राम लिखना मशीन लैंग्वेज में टफ होता है। इसकी कोडिंग जो है वो सिंपल, आप यूजर इजी टू यूज नहीं है, आप इसको आराम से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हैंडल करना या इसको लिखना, प्रोग्रामिंग इस भाषा में प्रोग्राम लिखना टफ होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना कठिन होता है। तो कितने पॉइंट हो गए? पहला, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पर आधारित भाषा है। ये मशीन पर निर्भर भाषा होती है। और तीसरा ये है कि मशीन में प्रोग्राम लिखना टफ होता है। उसके बाद अब आता है ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। ये आपका लो लेवल लैंग्वेज ही है, पार्ट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। ये बस ये मशीन लेवल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मशीन लेवल से एक स्टेप आगे है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज में आपका 0 और 1 यानी कि जो 0 और 1 बिट्स में या बाइनरी लैंग्वेज में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी जगह इसमें जो कमांड्स होते हैं या जो निर्देश हैं वो सिंपल इंग्लिश के अल्फाबेट्स में यूज करे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर 0 और 1 के स्थान पर 0 और प्रोग्रामिंग जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में ना होकर के आपके कमांड्स जो है वो आपके सिंपल इंग्लिश अल्फाबेट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी ये लैंग्वेज भी जो है आपकी मशीन पर ही डिपेंड लैंग्वेज है। दूसरी चीज, तीसरा आपका क्या है कि इसमें भी आप लोग सिंपल, हम लोग सब जो है इसमें भी प्रोग्रामिंग करना इजी नहीं होता है। ये जो आप जो भी इसमें निर्देश देंगे ये आपके निर्देश कहलाते हैं मिनमोनिक कोड्स। यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जो हम लोग निर्देश देते हैं वो मिनमोनिक कोड्स के फॉर्म में देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना ही आज आपके लिए, इतना, थैंक यू।